ठीक है। फारूक बड़ाई साहब, अब जो बात अमीर अब्बास साहब ने की, इस पे आप अगर अपना मौकफ देना चाहें तो बिल्कुल दें, लेकिन यहाँ पे अपनी राय भी दीजिएगा, क्योंकि आज आपसे आपसे पहली दफा इस बारे में बात हो रही है। आप जिम्मेदार किसको समझते हैं? और फिर वही बात कि क्या जिम्मेदार जो है, जो भी है इस मुल्क का, क्या उसको कभी एहसास होगा कि वही जिम्मेदार है, उसी ने ठीक करना था या बिगाड़ा उसने? बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब। दरअसल एक यूनिवर्सिटी ने हमें इनवाइट किया था और वहाँ पे मैंने देखा कि पाकिस्तान के बड़े बड़े दानिश्वर और पाकिस्तान के बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, कदावर लोग, वो वहाँ पर मौजूद थे। और मैं सबसे जूनियर था, तो सबसे पहले मुझे मौका दिया गया बात करने का। और मैंने अपने बाद जितने लोगों की भी बातें सुनी, तो किसी ने बताया कि उसके दादा ने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है, किसी ने बताया कि उनके वालिद साहब ने उनको हलाल लुकमा दिया है, जिसके नतीजे में आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और सच्ची बात तो ये है कि मैं जहाँ पे भी, मैंने अखबारात में भी अगर आप देखें किसी का इंतकाल हो जाए तो उनके बच्चों की तरफ से ये इश्तिहार दिया जाता है कि ये इतने बड़े नामी ग्रामी बिजनेसमैन थे, सियासतदान थे, इनकी सारी ज़िंदगी अच्छी गुजरी है। और टीवी पे भी हम यही सुनते आए हैं। मैं तो इस बात पे हैरान होता हूँ कि अगर इस मुल्क में सभी लोग इतने अच्छे थे, सभी लोग इतने शरीफ थे, सभी आमर, सभी सियासतदान, सभी बिजनेसमैन, और सब कुछ यहाँ पर ठीक था, तो इस मुल्क की तबाही का ज़िम्मेदार कौन है? और मैं तो जब अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाता हूँ तो लोग किसी के मदासराई कर रहे होते हैं, कोई किसी लीडर की मदासराई कर रहा होता है, कोई किसी यूनिफॉर्म में किसी की मदासराई कर रहा होता है। तो मैं तो ये परेशान होता हूँ कि ये मेरे से पहले की जो नस्लें थी ये इतनी अच्छी थी, इन्होंने फिर भी इस मुल्क का कोई हाल नहीं है। और आज मैं ये जो सब भुगत रहा हूँ, और मुझे लगता है जो आसार हैं, अल्लाह करे सब ठीक हो जाए, तो ये शायद मेरे से आने वाली नस्लें भी अगली भुगतेंगी। और सच्ची बात तो ये है कि मैं ख़ुद भी, मैं और मेरे जो ये लोग बैठे हुए हैं मीडिया के, मैं समझता हूँ कि हम भी बड़े ज़िम्मेदार हैं इस हवाले से कि जो सच हमें बोलना चाहिए था अपनी कौम के साथ, वो शायद हमने बोला नहीं है। आज भी इस मुल्क में आपको लोग मिलेंगे आइन को तोड़ने वाले लोगों की मदासराई करते हैं उनके जाने के बाद भी। उनकी मौजूदगी में तो खैर मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं। और यहाँ पे आज भी आप जिस तरह से ये शाह साहब फरमा रहे थे कि कहाँ है हुस्नी मुबारक, तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि फितरत का तो आज नतीजा ये है कि कहाँ है नवाज शरीफ, कहाँ है इमरान खान, कहाँ है आसिफ अली जरदारी। अगर आपने इसको इस तरह से भी देखना है, तो अगर आप कह रहे हैं कि फितरत ही ये झटका दे रही है आपको, तो मैं तो इन सब की, यानी चलें अगर कहाँ है ऐसी बात शुरू करनी है तो कहाँ है असफंद वली, ये सब लोग हम बात कर रहे हैं ना। ये लोग थे, ये आए थे, इन लोगों ने इस मुल्क के लिए क्या किया, इस मुल्क के लिए ठीक किया, तो हमने सच क्यों नहीं बोला? हमारी यहाँ पर बड़ी तादाद है, हम सच बोलने से क्यों घबराते हैं? यहाँ पे अभी ये बहस ज़्यादा सिमटी नहीं है, छोटी सी मिसाल ले लीजिए। 2018 में यहाँ पर जिन लोगों को तमगे मिले, क्या वो मेरिट पे थे? 2024 में जिनको मिले, क्या वो मेरिट पे थे? तो बात यह है कि हर एक का अपना अपना सच है। अगर हम जो रियलिटी है उस पर अगर सभी मान जाएं, आज ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को 2 कदम पीछे होना चाहिए, मैं भी इनका इस हवाले से इनके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे दूसरी तरफ भी चालाकियाँ नज़र आती हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को भी होश के नाखून लेने चाहिए, उनको 2 कदम पीछे होना चाहिए। अगर इस मुल्क को ठीक करना है तो सब लोग अपनी गलती तस्लीम कर लें और अपनी सच बोलें इस कौम के साथ। सबसे पहले चाहे वो कोई भी क़यादत हो, किसी भी इदारे की क़यादत हो, वो भी बोले कि हमारे से ये गलतियाँ हुई हैं। सियासतदान भी ये बात करें कि हमारे से ये गलतियाँ हुई हैं, हमने ये झूठ बोला था फ़लाँ मौके पे, और उसके बाद एक नया आगाज़ करें। शायद इस मुल्क को ये झूठ की मार पड़ी हुई है, जो हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह बोल रहे हैं। हमारे जैसे लोग शायद मजबूरी में बोल रहे हैं कि आपका प्रोग्राम ऑफेयर ना हो जाए, और बहुत से लोग मर्ज़ी से बोल रहे हैं, मज़े ले लेके बोल रहे हैं। तो कौम से हम पहले, सबसे पहले सच बोलें कि हमने यहाँ से लेके यहाँ बड़ी अच्छी बात की है कि कोई एक तो सच बोले, कोई एक तो सच बोले, लेकिन वो कहते हैं ना कि सारे ही अपने अपने झूठ को सच समझ के बैठे हुए। साहब, ये जो हम एक नेशनल यूनिटी की बात बहुत सुनते थे, हमने देखा है कि कौमों के अंदर एक नेशनल एजेंडा होता है, एक नेशनल यूनिटी होती है, वो उनके अंदर एक नेशनलिज्म नजर आता है। हम अचीव नहीं कर पाए उसको आज तक। अच्छा, हालांकि सबसे ज्यादा इन्वेस्ट इसी पे किया गया था, हमें नेशनल नैरेटिव दिया गया जो कि हमारा था भी नहीं। बाय द वे, हमें पता नहीं कहां कहां से इधर उधर से हीरोज भी पकड़ के दे दिए गए, ये आपके आज से हीरो है, हमने मान लिया। और वो सब करने के बावजूद भी
हम एक नेशनल नैरेटिव क्रिएट नहीं कर सके, आज भी फटे हुए हैं हम, क्या वजह समझती हैं आप? मैं समझती हूँ कि इसकी वजह मैं हूँ। मैं जो 1947 से अच्छा। कई साल तक मुंतज़िर रही या रहे कानून बनने के लिए, और फिर जब कानून तश्कील पाया तो वो कानून इतना बोसीदा था कि उससे निज़ाम चल नहीं पा रहा था। हम्म। मैं समझती हूँ कि मैं कसूरवार हूँ हम्म। कि मैंने देखा कि 1973 में जब कानून बना तो कितनी पावर के साथ हम लोग साथ मिलकर बैठे, लेकिन फिर भी हमने उस कानून की इज्जत नहीं रखी। मैं समझती हूँ कि मैं कसूरवार हूँ कि जिसने मुसलसल 90 की दिहाई में एक जमात को आते और दूसरी जमात को जाते हुए देखा। मैं समझती हूँ कि मैं ही कसूरवार हूँ कि जिसने 4 आमिरों के द्वार देखे और कोशिश भी की, लेकिन हाथ पांव मारने से ज्यादा जबान खुल नहीं सकी। मैं समझती हूँ कि मैं ही हम्म। इसकी कसूरवार हूँ कि जिसने 2008 के इलेक्शन से पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद होते देखा और फिर कई सालों तक हम आज भी मुंतजर रहे कि हमें पता चल जाए कि आखिर हुआ क्या था और ये किया किसने था। मैं हम्म। समझती हूँ कि मैं ही मुजरिम हूँ कि जिसने इस मुल्क में हमारे कायद फातिमा अली जिन्ना, जो उनकी हमशीरा हैं कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की, उनको बोलने नहीं दिया, उनके रेडियो बंद कर दिए तकरीर के दौरान। मैं समझती हूँ कि मैं ही कसूरवार हूँ कि जिसने हर बार आमिर को कहा कि आए बैठें, हम आपके साथ हैं। और मैं ही कसूरवार हूँ कि जिसने हमेशा सियासतदानों को उनकी गलतियों पर एनआरओ दिया और मुल्क से बाहर अयाशी करने भेज दिया। और मैं ही कसूरवार हूँ कि 2013, 2018 और 2024 के इलेक्शंस में जिस किस्म की तारीखी धांधली हुई, मैं उस पर खामोश रही और मेरा नाम रियासत है।